मैंने अपने शरीर में पागलपन की हद तक 18 तरह के घातक वायरस प्रत्यारोपित कर लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन रक्तपात उतरने वाला था। पूरी दुनिया के वायरस एक ही पल में बदल गए। जिन लोगों को कोई बीमारी थी, वे अपने शरीर में मौजूद वायरस के आधार पर एक क्षमता जागृत कर लेते थे। जिन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार था, वे आग को नियंत्रित करने की क्षमता जागृत कर लेते थे और हर चीज को निगल सकते थे। लाल आंखों की बीमारी वाले लोग लेजर किरणें छोड़कर हर चीज को काट सकते थे। यहाँ तक कि मेरे उस सहपाठी जिसके पैर पर जियान उगाया था, मैं भी क्षमता जागृत होकर कुनकुन नृत्य करने वाली आगे की चमक बन गई। पिछले जन्म में मैं एक दवा शोध करता था। मेरा शरीर और मन पूरी तरह स्वस्थ था, फिर भी मैं सबसे निचले स्तर का कचरा बनकर रह गया। अब प्रलय से ठीक पहले दोबारा लौटकर मैंने सबसे पहले कई तरह के वायरस अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर लिए। जैसे ही आखिरी वायरस का रास्ता, संगठन का डॉक्टर स्तब्ध रह गया। मिस्टर चेन, इस समय आपके शरीर में लाइलाज बीमारी वाली कोशिकाओं की संख्या 18 प्रकार तक पहुंच चुकी है। मैं केवल बेहद अफसोस के साथ कह सकता हूं कि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर झांग, आप गलत समझ रहे हैं। इस समय मुझे पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। शहर के केंद्रीय अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलते ही सामने गाड़ियों और लोगों से भरी सड़क थी। उस समय कॉलेज प्रवेश परीक्षा चल रही थी, इसलिए बाहर चिंतित माता पिता हर तरफ इंतजार कर रहे थे। सब कुछ इतना शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था। किसे पता था कि 10 मिनट से भी कम समय बाद यह जगह इंसानों के लिए नर्क बन जाएगी। मैंने अपनी जैकेट की जिप कसकर बंद कर ली। हालांकि अभी जून का महीना था, लेकिन मेरे शरीर के अंदर मौजूद 18 वायरस पागलों की तरह आपस में लड़ रहे थे। कभी मेरा तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता, तो कभी ऐसा लगता जैसे मैं बर्फ की गहराई में गिर गया हूँ। जिस यातना से एक सामान्य इंसान बहुत पहले ही मर चुका होता, उसी ने मेरे पूरे शरीर को उत्साह से खड़ा कर दिया। ओह, यह हमारे क्लास का यूनिवर्सिटी का बड़ा हत्यारा चेनमो नहीं है क्या? मैंने सिर घुमाया और 2 ऐसे चेहरों को देखा जिन्हें मैं उसी वक्त फाड़ देना चाहता था। जाओ छियांग, एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का, अपने परिवार के पैसों के दम पर हर जगह कमजोर लोगों को दबाता और धमकाता था। लीना, मेरी प्यारी प्रेमिका, इस समय आसानी से जाओ छियांग की बाह पकड़े हुए थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने नहीं गए और अस्पताल चले आए? तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर लगता है कि कहीं शरीर में कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो गई। चियांग भाई, इसे छोड़ो, इसके शरीर से दवाइयों की गंध आ रही है। चेमो, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मैं अब चियांग भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम बीमारी का नाटक करके सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करो, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने गुस्सा नहीं किया, इसके बजाय मैं बेहद शांत होकर उन्हें देखता रहा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद था कि जाओ छियांग शराब और औरतों के कारण अपने शरीर को खोखला कर चुका एक निकम्मा था। इस समय वह हल्की बीमारी और प्रोस्टेटाइटिस से पीड़ित था। जहां तक लीना की बात थी, अपने शरीर का आकार बनाए रखने के लिए वह हर दिन स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाती थी। उसका शरीर बहुत स्वस्थ था। जोआ क्वांग, थोड़ी ज्यादा बारिश में भीगना, इससे तुम्हारे प्रोस्टेट के लिए अच्छा होगा। और तुम लीना, अपनी सेहत बनाए रखना, बिल्कुल बीमार मत पड़ना। पागल! जाओ छियांग ने गाली दी और लीना को खींचकर वहां से चला गया। मैंने उन दोनों पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। मुड़कर बगल की एक हार्डवेयर की दुकान में गया और 2000 युआन फेंक दिए। एक धारदार भारी क्लीवर उठाया और फिर सीधे शहर के केंद्रीय चौक की सबसे ऊंची घंटाघर की ओर चल पड़ा। 11:55। मैंने घंटाघर की छत तक जाने वाले लोहे के दरवाजे को एक लात मारकर खोल दिया और छत पर खड़ा होकर पूरे शहर को नीचे से देखने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था? ये घबराहट की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर मौजूद वायरस ने किसी चीज को महसूस कर लिया हो और सामूहिक रूप से उग्र होने लगे हो। मेरी नजर धुंधली होने लगी। मेरे गले के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने लाल गर्म लकड़ी का एक टुकड़ा निगल लिया हो। 11:59। आसमान बिना किसी चेतावनी के अंधेरा हो गया। ये काले बादल नहीं थे, बल्कि पूरा आकाश ही अचानक एक ऐसी घिनौनी गहरी लाल रंगत में बदल गया जैसे किसी ने आसमान में जोर से छुरा घोंप दिया हो और उसमें से गाढ़ा खून बहने लगा हो। जल्दी आसमान की तरफ देखो। आसमान लाल कैसे हो गया? क्या बारिश होने वाली है? सड़क पर मौजूद भीड़ में अफरा तफरी मचने लगी। गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े माता पिता डर कर ऊपर देखने लगे और उंगलियों से आसमान की ओर इशारा करने लगे। ठीक 12 बजे टप बारिश की एक बूंद मेरे गाल पर आकर गिरी। वह गर्म चिपचिपी थी और उसमें लोहे की तेज गंध थी। इसके तुरंत बाद मूसलाधार खून की बारिश अचानक पूरे शहर पर ऐसे टूट पड़ी जैसे आसमान से कोई विशाल नदी फटकर नीचे आ गई हो। दिल दहला देने वाली चीखें पल भर में शहर के चारों तरफ से उठने लगी। खून की बारिश उन स्वस्थ लोगों के शरीर पर गिरी। उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों के शरीर में जरा सी भी बीमारी, सूजन या यहाँ तक कि सिर्फ एक छोटा सा घाव था, खून की बारिश के संपर्क में आते ही उनके शरीर में तुरंत भयानक परिवर्तन होने लगा। मैं घंटाघर की चोटी पर खड़ा था। मैंने अपनी दोनों बाहें फैला दी और उग्र रक्त वर्षा को अपने पूरे शरीर पर गिरने दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो। 18 बिल्कुल अलग और बेहद उग्र ऊर्जाएं मेरे चारों अंगों के समुद्र में अचानक विस्फोट कर गईं। डिंग! मेजबान के शरीर में कई प्रकार के रोगजनक स्रोत मौजूद पाए गए हैं। प्रलय, उत्परिवर्तन सक्रिय। रेबीज वायरस का पता चला। उत्परिवर्तन जारी है। अलौकिक क्षमता जागृत। बरसरकर, जीशे, इबोला वायरस
वायरस का पता चला। उत्परिवर्तन जारी है। अलौकिक क्षमता जागृत। स्कारलेट ओवरलॉर्ड। हड्डी के कैंसर की कोशिकाओं का पता चला। उत्परिवर्तन जारी है। अलौकिक क्षमता जागृत। अस्थिशिरा। लगातार आती चेतावनी की आवाजें मेरे दिमाग में पागलों की तरह चमकने लगी। बहुत दर्द हो रहा था। मेरी त्वचा जगह जगह फटने लगी। जैसे ही ताजा खून बाहर निकलता, इबोला की क्षमता उसे जबरन वापस मेरे शरीर के अंदर खींच लेती। मेरी हड्डियों से दांतों में झंझनाहट पैदा कर देने वाली टूटने और दोबारा जुड़ने की आवाज आने लगी। एक एक करके सफेद और बेहद नुकीली हड्डियों की कांटें मेरी रीढ़, कोहनियों और उंगलियों के जोड़ों से त्वचा को जोर से चीरकर बाहर निकलने लगीं और हवा में दिखाई देने लगीं। इन 18 सबसे खतरनाक लाइलाज बीमारियों ने रक्त वर्षा की उत्तेजना के तहत मेरे शरीर को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश की। हर एक अपने आप में राजा बनना चाहता था। ठीक उसी क्षण जब मेरा शरीर टूटकर फटने वाला था, आखिरी चेतावनी की आवाज सुनाई दी। HIV का पता चला। उत्परिवर्तन जारी है। मुख्य अलौकिक क्षमता जागृत। प्रतिरक्षा भक्षण। मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह नष्ट करके दोबारा संगठित किया जा रहा है। सभी वायरस की क्षमताओं को जबरन एकीकृत किया जा रहा है। अन्य उत्परिवर्तित लोगों के मूल स्रोत को निगलकर अनंत रूप से विकसित किया जा सकता है। धड़ाम। उग्र ऊर्जा अचानक शांत हो गई। HIV के उत्परिवर्तन के बाद पैदा हुई प्रतिरक्षा भक्षण क्षमता एक अत्याचारी की तरह थी। उसने जबरन रेबीज की उन्मादी हिंसा, इबोला की खून की प्यास और कैंसर की अनंत वृद्धि को पूरी तरह दबाकर उन्हें एक साथ पूरी तरह मिला दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरी मूल काली पुतलियां अब गहरे लाल रंग की हो चुकी थीं। मैंने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची। हवा में एक तीखी आवाज गूंजी। शक्तिशाली, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मैं 1 किलोमीटर दूर एक चूहे द्वारा बिजली के तार कुतरने की आवाज भी साफ साफ सुन सकता था। मैं घंटा घर के नीचे मौजूद हर जीवित प्राणी के शरीर में बह रहे खून की गति को महसूस कर सकता था। मैंने अपना सिर नीचे किया और चौक की ओर देखा। उदासीनता का दृश्य पूरी तरह खुल चुका था। अभी कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ाने वाला जाओ छांग इस समय जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सुअर की तरह चीख रहा था। उसके शरीर की बीमारी रक्त वर्षा के प्रभाव में और गंभीर हो गई थी। उसके शरीर के निचले हिस्से पर अनगिनत बड़े बड़े फोड़े उग आए थे। फोड़े फटते ही उनमें से हरे रंग का तेजाब निकलकर आसपास के लोगों को पिघलाकर खून के पानी में बदल रहा था। वह डर के मारे पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वह खुद एक राक्षस बन चुका है। और लीना, यह पूरी तरह स्वस्थ महिला, इस समय डरी हुई हिरनी की तरह अफरा तफरी भरी भीड़ में सिर पकड़कर भाग रही थी। उसके चेहरे पर निराशा साफ लिखी थी, क्योंकि उसे पता चला कि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। जबकि जिन बीमार लोगों को वह आमतौर पर नीची नजर से देखती थी, वे एक एक करके देवता और राक्षसी सुंदरियों में बदल रहे थे। एक मोटा आदमी जिसे तेज सर्दी जुकाम था, सीधे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी लाल आग उगलने लगा, जिसने एक बस को जला दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सालों से लाल आंखों की बीमारी थी, उसकी दोनों आंखों से 2 खूनी लाल लेजर किरणें निकली और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को ऐसे बीच से काट दिया जैसे वह टोफू हो। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग वायरस के उत्परिवर्तन की पीड़ा सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी और पूरे शरीर पर मांस उगाए। ऐसे रक्त पिशाच बन गए जिन्हें सिर्फ हत्या और निगलने का ही ख्याल था। चौक पर नरसंहार जारी था। मैंने अभी खरीदी हुई क्लीवर निकाली। मूल साधारण स्टील की धार मेरे विचारों के नियंत्रण में आते ही मेरी बाहों की हड्डियां तेजी से फैलने लगीं और चाकू की पूरी धार को लपेट लिया। वह 1.5 मीटर लंबी और नुकीले कांटों से भरी सफेद हड्डी की तलवार में बदल गई। उस हड्डी की धार पर फेफड़ों के कैंसर के उत्परिवर्तन से पैदा हुई काली जहरीली गैस हल्के हल्के लिपटी हुई थी। अच्छा, तमाशा अब शुरू होता है। मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरे दोनों पैर अचानक जोर से जमीन पर पड़े। रेबीज वायरस से मिली विस्फोटक शक्ति ने मुझे तोप के गोले की तरह दर्जनों मीटर ऊंचे घंटा घर से नीचे छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। धड़ाम! मैं चौक के बीचों बीच जोर से आकर गिरा। कठोर डामर की सड़क पर मेरे पैरों के नीचे 3 मीटर व्यास का गहरा गड्ढा बन गया। पत्थरों के टुकड़े गोलियों की तरह चारों तरफ उड़ गए और सीधे मेरी ओर झपट रहे कई रक्त पिशाचों के सिर को भेद गए। इतनी बड़ी आवाज ने तुरंत आसपास के सभी लोगों और राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लीना को एक ऐसे राक्षस ने दीवार के कोने में दबा दिया था, जिसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से स्पर्शक जैसे फोड़े और मांसल टेंटिकल्स से भरा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह राक्षस जाओ छांग था। जाओ छांग पूरी तरह अपनी बुद्धि खो चुका था। उसकी बीमारी बेकाबू हो चुकी थी और अब वह सिर्फ ताजा मांस निगलना चाहता था। भाई, मैं लिली हूँ, मुझे मजबूर मत करो। लीना डर के मारे जमीन पर बैठ गई और डर के कारण उसका पेशाब और मल निकल गया। ठीक उसी समय जब जाओ छांग के घिनौने टेंटिकल्स लीना को लपेटने वाले थे, मैं हड्डी की तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे आसमान भर की धूल के बीच से बाहर आया। चेन्मो, चेन्मो, तुम मरे नहीं हो। बहुत अच्छा हुआ, तुम जागृत
जीवित हो गए हो, है ना? जल्दी मुझे बचाओ, बस तुम मुझे बचा लो, मैं तुरंत तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जोड़ लूंगी। मैंने उसके आंसू और नाक के पानी से भरे चेहरे को देखा। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। मैंने तलवार तक नहीं घुमाई, बस रोते हुए मेरी ओर आ रहे जाओ छांग को ठंडी नजरों से देखा। मेरी पुतलियों की गहराई में लाल रोशनी चमकी। इबोला, रक्त उबाल। अगले ही पल तक जो जाओ छांग अपने पंजे फैलाकर दहाड़ रहा था, उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के अंदर का खून अचानक उबलने और फैलने लगा। वह एक ऐसे वाहन की तरह था जिसे अंदर से फुलाकर फोड़ दिया गया हो। लीना के सामने उसका पूरा शरीर आसमान भर में फैले खून के छींटों में विस्फोट हो गया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। अभी कुछ देर पहले तक अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे सभी शुरुआती उत्परिवर्तित लोग डर के मारे मुझे देखने लगे। यहाँ तक कि वे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। लीना ने सुन्न होकर अपने चेहरे पर लगा खून और मांस पोंछा और मेरी ओर देखा। उसकी आवाज इंसान जैसी भी नहीं लग रही थी। तुमने क्या किया? मैं लीना के सामने गया और ऊपर से उसे घूर कर देखने लगा। मैंने कहा था कि अपनी सेहत बनाए रखना। इस प्रलय में स्वस्थ इंसान चारे के रूप में इस्तेमाल होने के भी लायक नहीं है। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। चेतावनी, 18 अंतिम वायरसों की ऊर्जा अत्यधिक विशाल है। मेजबान की वर्तमान शारीरिक क्षमता लंबे समय तक इसे सहन करने में सक्षम नहीं है। 24 घंटे के भीतर ऊर्जा केंद्र के रूप में एक उत्परिवर्तित कोर निगलना अनिवार्य है, अन्यथा मेजबान का शरीर फटकर मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल, आसमान से मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। 18 तरह की सबसे खतरनाक लाइलाज बीमारियों का एक साथ होना भले ही मुझे शुरुआत में ही अजेय युद्ध शक्ति दे गया था, लेकिन साथ ही मैं किसी भी समय फटने वाले टाइम बम में भी बदल गया था। मैंने उस दिशा की ओर देखा जिसका मुझे संकेत मिल रहा था। मेरी संवेदनशीलता बता रही थी कि वहां बेहद विशाल रक्त ऊर्जा आकार ले रही थी। पहला प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित जीव, यानी प्रलय के शुरुआती दौर का छोटा बॉस, वहीं विकसित हो रहा था। 24 घंटे काफी हैं। मैंने जमीन पर पड़ी लीना की ओर दोबारा नहीं देखा। खून से सनी हड्डी की तलवार हाथ में लेकर मैं बड़े कदमों से परीक्षा केंद्र की दिशा में चल पड़ा। सड़क पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। रक्त वर्षा अभी भी हो रही थी। हवा में लोहे की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ टकराकर बर्बाद हुई गाड़ियां, जलते हुए हरित क्षेत्र और जगह जगह पड़े अधूरे शव थे। सबसे बुरी हालत उन स्वस्थ लोगों की थी जो आमतौर पर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे और रोज जिम जाने का रिकॉर्ड बनाते थे। इस रक्त वर्षा में उन्हें कोई शक्ति नहीं मिली। इसके बजाय वे उत्परिवर्तित लोगों और रक्त पिशाचों के लिए सबसे स्वादिष्ट आसान शिकार बन गए थे। तभी बगल के हरित क्षेत्र से दो ऐसे रक्त पिशाच अचानक निकल आए जिनके पूरे शरीर पर फोड़े ही फोड़े थे। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरे शरीर के अंदर मौजूद रेबीज वायरस ने तुरंत मेरी नसों को जला दिया। मेरा दिल एक शक्तिशाली इंजन की तरह तेजी से धड़कने लगा। मेरी आंखों में समय जैसे धीमा पड़ गया। मैंने जोर से एक कदम आगे बढ़ाया। डामर की सड़क मेरे पैर के नीचे दबकर एक छोटा सा गड्ढा बन गई। मेरे हाथ की हड्डी की तलवार सफेद चमक में बदल गई और क्षैतिज रूप से घूम गई। छपाक, दोनों रक्त पिशाच साफ साफ कट गए। गहरे लाल रंग का टमाटर जैसा खून चारों तरफ छिटक गया। जमीन पर गिरने से पहले ही उसे मेरी हथेली से निकल रही इबोला की शक्ति ने जबरन अपनी ओर खींच लिया। वह दो रक्त रेखाओं में बदलकर मेरे रोम छिद्रों के जरिए मेरे शरीर में घुस गया। मेरे शरीर के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा जुड़ी और 18 वायरसों के बेकाबू होने से होने वाले दर्द को मुश्किल से कुछ देर दबा दिया। बहुत कमजोर ऐसे सामान्य रक्त पिशाच जिनमें अभी तक कोई उत्परिवर्तित कोर नहीं बना था, उनसे मिलने वाली ऊर्जा मेरे लिए समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। मैंने हड्डी की तलवार पर लगा गंदा खून झाड़ा और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में मैंने सचमुच अपनी आंखें खोलकर देख लिया कि प्रलय में लोगों की कल्पना कितनी अजीब हो सकती है। एक चौराहे से गुजरते समय मैंने एक गंजे सिर वाले अधेड़ आदमी को देखा। लगता था कि वह आमतौर पर बाल झड़ने की समस्या से बहुत परेशान रहता था। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह चमकदार था, लेकिन रक्त वर्षा के पानी से भीगने के बाद उसमें एक क्षमता जागृत हो गई। उसकी खोपड़ी की त्वचा क्रिस्टल में बदल गई थी, बिल्कुल एक आदर्श अवतल दर्पण की तरह। वह न केवल शारीरिक हमलों से सुरक्षित था, बल्कि आसमान से आने वाली गहरी लाल रोशनी को भी सोख सकता था। उसे बस अपना सिर थोड़ा झुकाना था और उसके सिर के ऊपर से बाल्टी जितनी मोटी लाल उच्च तापमान वाली लेजर किरण निकल जाती थी। पल भर में उसका पीछा कर रहे कई रक्त पिशाच झल कर राख हो गए। ओह, मैं ताकतवर हो गया हूँ, मैं मोटा भी हो गया हूँ। अधेड़ आदमी अपने चमकदार क्रिस्टल सिर को सहलाते हुए आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे फिर बेहतीखी हवा चीरने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो अस्पताल के कपड़े पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जमीन पर पेट के बल पड़ा था और उसका पिछला हिस्सा बहुत ऊंचा उठा हुआ था। उसके पीछे जंगली कुत्तों का एक झुंड दौड़ रहा था। जैसे ही जंगली कुत्ते उसे काटने वाले थे, बूढ़े ने अचानक दांत भींच ली। उसके पीछे से लगातार फुस फुस जैसी आवाजें आईं। खून की तेज गंध वाले दर्जनों कठोर पत्थर मशीन अग्नि की गोलियों की तरह उसके एक ऐसे हिस्से से बाहर निकले
निकले जिसका वर्णन करना संभव नहीं था। उन्होंने सीधे उन जंगली कुत्तों के शरीर को छलनी कर दिया। ये कैसे हुआ? शरीर के अंदर असामान्य क्रिस्टल बनने और स्थानीय ऊतक के उत्परिवर्तन से मानव शरीर ऊर्जा प्रक्षेपक बन गया है। यह प्रलय सच में इतना निष्पक्ष था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सामान्य समय में किसी को जितनी अजीब और जितनी तकलीफ देने वाली बीमारी होती थी, उत्परिवर्तन के बाद उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा बेतुकी होती थी। मैंने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। प्रलय के इस शुरुआती दौर में हर कोई अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहा था। जो समझदार थे वे जीवित रह सकते थे, लेकिन जो मूर्ख थे उनकी क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार वे किसी और की थाली का भोजन बन जाते। 10 मिनट बाद मैं परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर पहुंच गया। यहाँ का नजारा बाहर की सड़क से भी 10 गुना ज्यादा भयानक था। क्योंकि आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी, इसलिए परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में बच्चों के साथ आए माता पिता जमा थे। उनमें से ज्यादातर स्वस्थ वयस्क थे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद छात्रों को लंबे समय तक जागने और पढ़ाई के दबाव के कारण कमोबेश कुछ न कुछ पुरानी बीमारियां थीं, नसों की कमजोरी, नजर की कमजोरी या अन्य समस्याएं। जिस क्षण रक्त वर्षा आई, पूरा परीक्षा केंद्र एक कत्ल खाने में बदल गया। हर तरफ डरावनी चीखें और जंगली जानवरों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। मैं ठंडी नजरों से यह सब देख रहा था। मुझे किसी की मदद करने के लिए तलवार निकालने की जरा भी इच्छा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं पहली मंजिल के हॉल में घुसने वाला था, मुझे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के मोड़ से एक बेहद अजीब हलचल महसूस हुई। वह किसी रक्त पिशाच की गुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अदृश्य तरंग थी जिससे सिर की त्वचा सुन्न हो जाए और दिल की धड़कन बिना किसी कारण तेज हो जाए। मैंने ऊपर देखा। कुछ उत्परिवर्तित रक्त पिशाच ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे उस अदृश्य तरंग के संपर्क में आए, वे अचानक चीखते हुए अपना पेट पकड़कर बैठ गए। वे झींगे की तरह दर्द से जमीन पर सिकुड़ गए और अपने पंजों से पेट के निचले हिस्से को बुरी तरह नोचने लगे, जैसे उनके पेट के अंदर कोई चीज उन्हें मरोड़ रही हो। 2 सेकंड बाद ही वे रक्त पिशाच दर्द से तड़पते हुए मर गए। मैंने भौं उठाई। इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला नियम आधारित हमला निश्चित रूप से किसी सामान्य बीमारी के उत्परिवर्तन से पैदा नहीं हुआ था। मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं की। सीढ़ियों की रेलिंग पर पैर रखकर जोर लगाया और सीधे दूसरी मंजिल पर पलटकर पहुंच गया। गलियारे के आखिर में खिड़की के पास एक छोटे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसने मोटे काले चश्मे पहन रखे थे। उसके हाथ में वह अग्निशमन उपकरण कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके पूरे माथे पर पसीना था। एक हाथ से वह अपना पेट पकड़ रही थी और दूसरे हाथ में कांपती हुई कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी। उसके चारों ओर लाल रंग की तरंगें गोल गोल फैल रही थीं, जिन्हें नग्न आंखों से साफ देखा जा सकता था। मैंने उसे पहचान लिया। लिन वान क्वीन। वह नंबर 1 हाई स्कूल की सुपर टॉपर थी और दूर दूर तक मशहूर थी। पिछले जीवन में मैंने बचे हुए लोगों के शिविर में उसका नाम सुना था। कहा जाता था कि उसने बेहद दुर्लभ मानसिक आकर्षण की क्षमता जागृत की थी और बाद में वह एक इलाके की बड़ी ताकत बन गई थी। मैंने अभी उसके पेट पकड़कर दर्द से तड़पते रूप को देखा और जमीन पर उन रक्त पिशाचों को देखा जो दर्द से जिंदा ही मर चुके थे। अचानक मेरे दिमाग में एक बेतुका विचार कौंधा। क्या ये वही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मासिक धर्म का दर्द? बेहद गंभीर मासिक धर्म के दर्द ने रक्त वर्षा के प्रभाव में ऐसा उत्परिवर्तन किया था जिससे वह अपने दर्द को आसपास के सभी जीवों के साथ 100%, यहाँ तक कि 1000% तक जबरन साझा कर सकती थी। तुम यहाँ मत आना। लिन वान क्विन ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया और मुझे घूर कर देखने लगी। उसने मेरे हाथ में खून टपकाती विशाल हड्डी की तलवार और मेरी गहरी लाल आंखों को देखा। जाहिर तौर पर उसने मुझे किसी उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित राक्षस के रूप में समझ लिया था। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं भी दर्द से मर जाऊं, तो अपनी मेरी HRV प्रतिरक्षा भक्षण क्षमता मेरे शरीर के अंदर पागलों की तरह घूमने लगी। उसने जबरन एक सुरक्षा कवच बनाया और उसकी ओर से आ रही मासिक धर्म की दर्द तरंगों को पूरी तरह निगलकर विघटित कर दिया। इसी वजह से मैं उन रक्त पिशाचों की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने से बच गया। लिन वन किन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बोल भी सकता हूँ और उसकी क्षमता को सह भी सकता हूँ। तुम इंसान हो। उसने होंठ भींच लिए और पेट के तेज दर्द को सहते हुए पूछा, बाहर आखिर हो क्या रहा है? क्या थे? मेरे पास तुम्हें इतिहास का पाठ पढ़ाने का समय नहीं है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी नजरें गलियारे के आखिर में मौजूद उस बड़े सीढ़ीनुमा क्लासरूम पर टिकी थीं। वहां एक बेहद विशाल, ठंडी और गाढ़ी खून की गंध वाली ऊर्जा धड़कते हुए दिल की तरह नियमित रूप से धड़क रही थी। एक प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित कोर अंदर था। दूर रहो, मैंने यह कहकर लिन वानकिंग को नजरअंदाज कर दिया और हड्डी की तलवार हाथ में लेकर बड़े कदमों से सीढ़ीनुमा क्लासरूम की ओर बढ़ गया। क्लास मॉनिटर, उसके उत्परिवर्तन ने उस
उसने हमारी क्लास के सभी छात्रों को धक्का देकर मरवा दिया। तुम भी मरने वाले हो। ओह शिट! मैं रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। ठीक है, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। मैंने एक लात मारकर सीढ़ी नुमा क्लासरूम के अंदर लगे भारी लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया और लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। एक ऐसी तेज खून और सड़ांत की गंध मेरे सामने आई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अंदर का दृश्य साफ देखा। इतने भयानक दृश्य देखने के बावजूद मेरी आंखों की पुतलियां भी अनायास सिकुड़ गईं। विशाल सीढ़ी नुमा क्लासरूम में मौजूद मेज कुर्सियां दोनों तरफ उलट पुलट हो चुकी थीं। छत पर, दीवारों पर और ब्लैक बोर्ड पर छात्रों के अवशेष हर जगह लटके हुए थे। खून ने दीवारों को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। बीच में एक विशाल मांस का गोला बैठा हुआ था। वह लगभग 3 मीटर लंबा राक्षस था, जिसके पूरे शरीर पर सफेद चर्बी के ट्यूमर और अनगिनत मोटी रक्त नलिकाएं उगी हुई थीं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अभी भी इंसान जैसा था और उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। यही वह क्लास मॉनिटर था जिसका लेन वैनकिंग ने जिक्र किया था। लेकिन मैं जानता था कि अपने जीवित रहते वह निश्चित रूप से सिर्फ नजर की कमजोरी से पीड़ित नहीं था। उसके पूरे शरीर के चर्बी वाले ट्यूमर लगातार हिल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हर चर्बी के ट्यूमर के अंदर किसी इंसान का चेहरा दर्द से चीख रहा हो। सबसे घिनौनी बात यह थी कि उसकी छाती पूरी तरह खुली हुई थी। एक विशाल क्रिस्टल जो अजीब लाल रोशनी छोड़ रहा था उसके दिल की जगह धड़क रहा था। एक प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित कोर मांस के इस राक्षस ने अपना आधा इंसानी चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुझे घूरने लगा। उसका मुंह एक बेहद डरावने कोण तक फट गया। उसके मुंह के कोने से हरे रंग का गैस्ट्रिक एसिड बहकर नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसने फर्श को जला दिया और वहां एक बड़ा छेद बन गया। एक प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित जीव का पता चला। नाम भोजन लोभी भेड़िया। रोग का स्रोत अत्यधिक गंभीर बुलिमिया जिसके साथ पेट में छेद। अत्यधिक मोटापा सिंड्रोम। मुख्य क्षमता अनंत भक्षण। मांस और खून को निगलकर अपने शरीर को अनंत रूप से ठीक कर सकता है और अपनी ताकत बढ़ा सकता है। मैं हंसा, बहुत ही पागलपन भरी हंसी। भोजन विकार, अनंत भक्षण, सच में कितना संयोग है। मैंने धीरे धीरे हड्डी की तलवार उठाई। तलवार की नोक सीधे उस मांस के राक्षस की ओर थी। मेरे शरीर के अंदर मौजूद 18 वायरसों ने एक शक्तिशाली शिकार को महसूस करते ही उत्साह से गर्जना शुरू कर दी। मेरी HIV उत्परिवर्तन वाली प्रतिरक्षा भक्षण क्षमता भी भक्षण पर आधारित थी। आज देखते हैं कि तुम मुझे खाते हो या मैं तुम्हें निगलता हूँ। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे पैरों के नीचे की फर्श की टाइलें जोरदार धमाके के साथ टूट गईं। मैं काले बिजली के एक झटके की तरह फेफड़ों के कैंसर की जहरीली गैस को पीछे घसीटते हुए उस विशाल मांस के पहाड़ की ओर सीधा जा टकराया। भोजन लोभी भेड़िया कहलाने वाले उत्परिवर्तित क्लास मॉनिटर ने कान फाड़ देने वाली गर्जना की। उसके आधे इंसानी और आधे राक्षसी चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसे लगा कि मेरे जैसा छोटा सा इंसान उस पर पहले हमला करने की हिम्मत करके उसके नेता के सम्मान को चुनौती दे रहा है। उसने कानों तक फटे हुए अपने विशाल खून से भरे मुंह को खोला। उसके गले से नाली में उल्टी जैसी घिनौनी गुड़गुड़ की आवाज निकली। इसके तुरंत बाद गहरे हरे रंग का तेजाबी गैस्ट्रिक द्रव हाई प्रेशर वाटर गन की तरह मेरी ओर तेजी से आया। इस गैस्ट्रिक द्रव की संकशारक शक्ति बेहद भयानक थी। अभी कुछ देर पहले इसकी सिर्फ एक बूंद ने कठोर फर्श को जला दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने धीमी आवाज में कहा, हड्डी का कैंसर, पूर्ण रक्षा। मेरी बाईं बांह की हड्डियां अचानक ऐसी गति से बढ़ने लगीं जो जीव विज्ञान के सामान्य नियमों के बिल्कुल विरुद्ध थी। वे शरीर को चीरकर बाहर निकल आईं, लेकिन इस बार उन्होंने नुकीली हड्डी की तलवार का रूप नहीं लिया। इसके बजाय वे खुली हुई छतरी की तरह मेरे सामने आपस में जुड़ने और मिल जाने लगीं। कुछ ही पल में उन्होंने 2 मीटर से ज्यादा व्यास वाली एक विशाल सफेद हड्डी की ढाल बना ली। गहरे हरे रंग का तेजाब जोर से हड्डी की ढाल से टकराया। तेज संक्षारण की आवाज और घना सफेद धुआं एक साथ उठने लगा। लेकिन यह हड्डी के कैंसर की कोशिकाओं से उत्परिवर्तित हुई अंतिम हड्डी थी। इसकी कठोरता और संक्षारण रोधक क्षमता साधारण मिश्र धातु से भी कहीं ज्यादा थी। तेजाब ने ढाल की सतह पर गड्ढों जैसे निशान तो छोड़ दिए, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी भेद नहीं सका। मैं इस विशाल हड्डी की ढाल को आगे किए हुए बिना गति कम किए और भी तेजी से आगे बढ़ा। रेबीज वायरस से मिली भयानक विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं पल भर में उस मांस के राक्षस के सामने पहुंच गया। अब मेरी बारी है। मैंने अचानक हड्डी की ढाल हटा ली। अपने दाहिने हाथ में मौजूद 1.5 मीटर लंबी हड्डी की तलवार को ऊंचा उठा लिया, लेकिन मैंने उसके शरीर पर मौजूद उन बेहद मोटे और भयानक रक्षात्मक हिस्सों पर हमला करने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपनी नजर उसके खुले सीने के बीचों बीच मौजूद उस क्रिस्टल पर टिकाई जो अजीब लाल रोशनी से चमकते हुए उसके दिल की जगह धड़क रहा था। एक प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित कोर छपाक बिना किसी रुकावट के मेरी
तेज हड्डी की तलवार ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए उस कोर के किनारे मौजूद मांस की दीवार को भेद दिया। मांस के राक्षस ने सुअर जैसी भयानक दर्द भरी चीख मारी। उसने अपनी दो मोटी और शक्तिशाली बाहें घुमाई। रेबीज वायरस की गतिशील दृष्टि के प्रभाव के कारण उसका देखने में बेहद शक्तिशाली हमला मेरी नजरों में स्लो मोशन जैसा लग रहा था। मैंने दोनों पैरों से जोर लगाया और पूरा शरीर हल्के से उसकी मोटी बाह पर जा चढ़ा। फिर बाह के सहारे तेजी से दौड़ता हुआ सीधे उसकी गर्दन पर जा बैठा। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। मैंने दोनों हाथों से उसके सीने के अंदर मौजूद उस लाल कोर को कसकर पकड़ लिया। इस समय मेरी आंखों में बेहद उन्मादी चमक थी। तुम्हें लगता है कि मेरी मुख्य कोर क्षमता प्रतिरक्षा भक्षण है। मेरे आदेश के साथ ही मेरे शरीर के अंदर मौजूद अत्याचारी जैसी भक्षण शक्ति अचानक फूट पड़ी। यह किसी खून मांस को फाड़कर खाने जैसा भक्षण नहीं था, बल्कि उच्च आयामी ऊर्जा को छीन लेने की प्रक्रिया थी। मेरे दोनों हाथों से काले लाल रंग की रोशनी फैलने लगी और पल भर में उस धड़कते हुए उत्परिवर्तित कोर को पूरी तरह घेर लिया। इसके तुरंत बाद उस मांस के राक्षस के शरीर के अंदर मौजूद विशाल और ठंडी वायरस ऊर्जा को ऐसा लगा जैसे सूखी जमीन पर बाढ़ के पानी को निकलने का रास्ता मिल गया हो। वह मेरे दोनों हाथों के रास्ते पागलों की तरह मेरे शरीर में घुसने लगी। सिस्टम की चेतावनी की आवाजें मेरे दिमाग में मूसलाधार बारिश की तरह लगातार चमकने लगी। प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित जीव भोजन लोभी भेड़िया की मूल ऊर्जा निगली जा रही है। ऊर्जा रूपांतरण जारी। प्रगति 10%, 30%, 70%। चेतावनी अत्यधिक मोटापा सिंड्रोम का वायरस प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा है। HIV की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जबरन दबाकर आत्मसात कर लिया गया। चेतावनी तेजाबी गैस्ट्रिक द्रव के जीन मेजबान की भोजन नली को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर के विषैले तत्वों द्वारा निष्क्रिय करके अवशोषित कर लिया गया। वाह, बहुत मजा आ रहा है। मेरे शरीर के अंदर पहले 18 वायरसों के एक दूसरे पर हमला करने के कारण जो शारीरिक क्षमता टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, वह इस विशाल ऊर्जा के पोषण से तेजी से ठीक होकर स्थिर होने लगी। वहीं मेरे नीचे मौजूद मांस के राक्षस की हालत इसके बिल्कुल उलट थी। इस समय वह दुनिया की सबसे अजीब वजन घटाने वाली सर्जरी से गुजर रहा था। उसका लगभग 3 मीटर लंबा विशाल शरीर ऐसे सिकुड़ने लगा जैसे किसी फुलाए हुए गुब्बारे की हवा निकाल दी गई हो। उसके पूरे शरीर पर जमी घिनौनी सफेद चर्बी की परतें वायरस ऊर्जा का सहारा खोते ही एक एक करके फूटने लगीं। वे लगातार फटती गईं और हानि रहित सफेद धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। उसके आधे इंसानी चेहरे पर मौजूद गुस्सा और क्रूरता पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह गहरी उलझन और डर ने ले ली। उसकी बाहें लगातार कमजोर होती गईं और आखिरकार डीली होकर नीचे लटक गईं। सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय में आखिरी धीमी धमक के साथ मेरे हाथ में मौजूद वह विशाल लाल कोर पूरी तरह सिकुड़कर अंगूठे के आकार का एक पारदर्शी लाल क्रिस्टल बन गया और मेरे नीचे मौजूद वह भयानक मांस का शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक दुबला पतला सामान्य हाई स्कूल का छात्र पड़ा था, जिसने डीली स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यहाँ तक कि उसका मोटे फ्रेम वाला चश्मा भी एक तरफ गिरा हुआ था। उसके शरीर की वायरस ऊर्जा को मैंने पूरी तरह खींच लिया था और चमत्कारिक रूप से वह उत्परिवर्तन की अवस्था से बाहर आ चुका था। हांस, उस लड़के ने आंखें पलटाई और एक लंबी डकार ली। मैं हल्के से जमीन पर उतरा और हाथ में मौजूद उस पारदर्शी लाल प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित कोर को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। मैंने उसे टॉफी की तरह कड़क कड़क चबाकर निगल लिया। डिंग! प्रथम स्तरीय उत्परिवर्तित कोर सफलतापूर्वक निगला गया। संकट समाप्त। मेजबान के शरीर में मौजूद 18 घातक वायरसों की ऊर्जा ने पूर्ण संतुलन प्राप्त कर लिया है। वर्तमान स्थिति अत्यंत स्वस्थ और शक्तिशाली। उलटी गिनती रद्द कर दी गई। बधाई हो मेजबान। भोजन लोभी भेड़िया को निगलने के बाद व्युत्पन्न क्षमता प्राप्त हुई। पॉकेट स्पेस। पेट के अंदर 10 वर्ग मीटर का एक आयामी भंडारण स्थान बनाया गया है। इसमें किसी भी निर्जीव वस्तु को रखा जा सकता है। रखी गई वस्तुएं उसी अवस्था में बनी रहेंगी जिस अवस्था में उन्हें रखा गया था। भंडारण स्थान, यह तो प्रलय में जीवित रहने की एक दिव्य क्षमता है। मैं मंच के पास गया और उस भारी पत्थर की व्याख्यान मेज पर हाथ रखा। मन में विचार आते ही स्विश, वह व्याख्यान मेज हवा में से गायब हो गई। मैंने अपना पेट छुआ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अंदर कोई बाहरी चीज मौजूद है, लेकिन मैं अपने दिमाग में साफ साफ महसूस कर सकता था कि वह व्याख्यान मेज एक अंधेरी जगह में शांतिपूर्वक तैर रही थी। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं सका। पेट को भंडारण डिब्बा बना दिया। क्या इसे सचमुच शारीरिक अर्थों में प्रधानमंत्री के पेट में नाव भी समा जाए? कहना ठीक होगा। तुमने उसके साथ क्या किया? दरवाजे से अचानक एक डरी हुई और बेहद हैरानी भरी आवाज आई। मैंने सिर घुमाया। मैंने लेन वान क्वीन को टूटे हुए दरवाजे के पीछे छिपकर आधा सिर बाहर निकालते देखा। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। उसके हाथ में अभी भी वह अग्निशमन कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे का भाव पहले के दर्द से बदलकर पूरी तरह अविश्वास और हैरानी में बदल चुका था। उसे लगा था कि अंदर खून और मांस का भयानक नरसंहार होगा और उसने किसी भी समय भागने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने सिर अंदर किया, उसने देखा कि राक्षस गायब था। पूरी जमीन साफ थी। क्लास मॉनिटर ठीक ठाक जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था और मैं हवा के सामने खड़ा होकर बेवकूफों की तरह
हंस रहा था। कुछ नहीं किया, बस उसका वजन थोड़ा कम किया और साथ ही उसकी जरूरत से ज्यादा खाने की बीमारी भी ठीक कर दी। ठीक कर दी? इस दुनिया में जहाँ खून निकलते ही इंसान राक्षस बन जाता है। तुम ऐसा कर सकते हो? ये उत्परिवर्तन नहीं, मैंने बस उसके वायरस को खा लिया। मैंने ज्यादा सफाई नहीं दी और बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। मेरे करीब आते ही लिन वन कीन ने अनजाने में 2 कदम पीछे हटकर अपने हाथ में पकड़ी अग्निशमन कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन अगले ही पल वह अचानक ठिठक गई। उसने नीचे देखा और अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। अभी कुछ देर पहले तक जो भयानक दर्द उसे मौत से भी बदतर यातना दे रहा था और जिसकी वजह से वह दर्द की तरंगे तक पैदा कर सकती थी, मेरे उसके 3 मीटर के दायरे में आते ही चमत्कारिक रूप से बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं और वह मुझे देखने लगी। मैंने सिर हिलाया। अभी प्रथम स्तरीय कोर निगलने के बाद मेरे शरीर का HIV प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह स्थिर हो चुका था और लगभग 3 मीटर की त्रिज्या वाला एक पूर्ण प्रतिरक्षा क्षेत्र बन गया था। इस क्षेत्र के अंदर मुझसे कमजोर किसी भी वायरस ऊर्जा को अपने आप दबा दिया जाएगा, यहाँ तक कि धीरे धीरे अवशोषित भी किया जाएगा। लिन वन कीन ने गंभीर मासिक धर्म के दर्द के कारण जो क्षमता जागृत की थी, असल में वह भी वायरस ऊर्जा का एक मूर्त रूप थी। मेरे जैसे सभी विश्वों के राजा के सामने उसकी थोड़ी ऊर्जा में लहर तक उठाने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वह पूरी तरह दब गई थी। तुम्हारी यह क्षमता काफी दिलचस्प है। बड़े क्षेत्र में वास्तविक नुकसान पहुंचाने वाली AOE कंट्रोल मैज कमजोर दुश्मनों को साफ करने के लिए ये एक शानदार हथियार है। बस अफसोस ये है कि तुम्हारी यह क्षमता दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचाने के बदले खुद को 800 नुकसान पहुंचाने जैसी है। दुश्मन के मरने से पहले ही तुम खुद दर्द से बेहोश हो जाती हो। लिन वान क्वीन के गाल थोड़े लाल हो गए। शायद उसे मासिक धर्म के दर्द के उत्परिवर्तन जैसी बात कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर मौत के मुंह से बच निकलने की राह थी। तो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे दर्द नहीं होगा, है ना? उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा, जैसे मैं चलता फिरता झंझातीय खजाना हूं। सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है, लेकिन मैं कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर तुम मेरे साथ रहकर इस दर्द मुक्त बफ का फायदा उठाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। मैं सदी की तलवारबाजी चैंपियन हूँ। हालांकि अभी मेरी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहादुर हूँ। जब तक मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। मैंने अपने पिछले जीवन की उस मानसिक शक्ति वाली बड़ी हस्ती को देखा जिसने एक इलाके में अपना नाम बना लिया था, लेकिन इस समय वह मेरे सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई इंटर्न खुद को नौकरी के लिए बेचने की कोशिश कर रही हो। मुझे अचानक हंसी आ गई। सौदा पक्का, अब से तुम मेरी निजी चलती फिरती चार्जिंग बैटरी हो। बड़े क्षेत्र में कंट्रोल करने वाली मैज मिल गई। मेरा नाम चेनमो है, लिन वैन क्वीन। उसने राहत की लंबी सांस ली और प्रलय शुरू होने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। ठीक उसी समय जब हम सीढ़ी नुमा क्लासरूम से निकलकर कुछ सामान इकट्ठा करने वाले थे, गलियारे से अचानक अस्त व्यस्त कदमों की आवाज आने लगी। इसके साथ ही कुछ घमंडी आवाजें भी सुनाई दी। इतनी बड़ी हलचल हुई है, यहाँ जरूर कोई बढ़िया चीज मिली होगी। 102 5-6 छात्र जिनके बाल अलग अलग रंगों में रंगे हुए थे और जिनके हाथों में बेसबॉल बैट और तरबूज काटने वाले चाकू थे, दबंगई से दूसरी मंजिल पर चढ़ाए। उनका नेता पीले बालों और कान में बाली पहने एक लड़का था। मैं उसे पहचानता था। कक्षा 12 की 8वीं क्लास का स्कूल का दबंग वांग मेंग। वह आमतौर पर स्कूल में सुरक्षा शुल्क वसूलता और दूसरों को परेशान करता था। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ी नुमा क्लासरूम में सिर्फ मैं, लिन वैन क्विन और जमीन पर बेहोश पड़ा क्लास मॉनिटर था, तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। 16 नीचे। यह तो टॉपर और स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन वैन क्विन है। वांग मेंग की आंखें लालच से लिन वैन क्विन के शरीर पर 2 बार घूमी। फिर उसने बेसबॉल बैट से मेरी ओर इशारा किया। ओए, तू कौन है? अभी जो मांस का राक्षस था वह कहाँ गया? क्या उसे तूने मार डाला? उससे जो चीजें निकली हैं उन्हें हमें दे दें। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए शायद तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूं। मैंने इन मौत के भूखे मूर्खों को देखा और आह भरी। दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे बेवकूफ खलनायक प्याज की तरह खत्म ही नहीं होते थे। मुझे खुद हाथ उठाकर उन्हें मारने की इच्छा तक नहीं हुई। मैंने बस अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने बगल में खड़ी लिन वन कीन से कहा, लिन, अब तुम्हारे प्रदर्शन का समय है। उन्हें एक बफ दे दो, लेकिन मुझे बहुत दर्द होगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारा चार्जिंग बैटरी बनकर खड़ा हूँ। तुम जितनी चाहो क्षमता इस्तेमाल करो, जरा भी दर्द नहीं होगा। मेरे आश्वासन के बाद लिन वन कीन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। एक अदृश्य लाल तरंग उसके केंद्र से अचानक बाहर फूटी और पल भर में उन 5-6 गुंडों को पूरी तरह घेर लिया। ढोंग करना बंद करो, भाइयों, इसे पकड़ो। वांग मेंग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका चेहरा अचानक बुरी तरह बदल गया। उसने दर्द से चीख मारी। उसके हाथ से बेसबॉल बैट टन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसने दोनों हाथों से अपने पेट के निचले हिस्से को कसकर पकड़ लिया। पूरा शरीर उबले हुए झींगे की तरह झुक गया और उसके माथे पर तुरंत बड़े बड़े पसीने के कतरे निकल आए। मेरे
पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई मांस काटने वाली मशीन घूम रही हो। सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे मौजूद बाकी गुंडे भी एक एक करके जमीन पर घुटनों के बल गिर गए और दर्द से जमीन पर लौटने लगे। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरे गलियारे में गूंजने लगी। भाई, मुझसे नहीं हो रहा, मैं बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। एक पीले बालों वाला लड़का दर्द से आंसू और नाक का पानी बहाते हुए लगातार अपना सिर दीवार से मार रहा था। लिन वन कीन स्तब्ध रह गई। उसने जमीन पर दर्द से तड़प रहे उन गुंडों को देखा, फिर अपने बिल्कुल दर्द रहित पेट को छुआ और मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे किसी देवता को देख रही हो। यह जादुई हमला है जो शारीरिक रक्षा को नजरअंदाज करता है। बिना खून की एक बूंद बहाए दुश्मन को लड़ने में असमर्थ कर देना। इस तरह का उच्च आयामी हमला तो सीधे उन्हें काट डालने से भी ज्यादा मजेदार है। मैंने जमीन पर पड़े उन तड़पते गुंडों पर ध्यान नहीं दिया। लिन वन कीन को साथ लेकर उनके शरीरों को पार करते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। ऐसे कचरे से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब रक्त की गंध से आकर्षित होकर रक्त पिशाच